साथियों नमस्कार। अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यह अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास विषय से संबंधित है। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा और मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थों में शिक्षा जहाँ व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करती है, वहीं मनोविज्ञान उसी व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका परिवर्तन होता है। इस प्रकार इन दोनों का ध्येय बिहेवियर के प्रति ही है। अतः यह सीखने, सिखाने या शिक्षण क्रियाओं से ही संबंधित जो इसके विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करता है। इस प्रकार यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का अर्थात नेचर का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाता है। उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा जगत की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। साथ ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी प्रस्तुत करता है। जैसे वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण एवं परीक्षण करके उनके संबंध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है संगठित तत्वों तथा सामान्य नियमों का ऐसा संग्रह प्रदान करना जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। इसमें निम्न तथ्यों पर विचार करना चाहिए। पहला, ऐसे सिद्धांतों तथा तथ्यों की खोज जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त हो सके। दूसरा, शिक्षण विधि में सुधार लाना। तीसरा, शिक्षण को और शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहायता देना। चौथा, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाना। पांचवा, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। आत्मनिष्ठ विधि या आत्मगत विधि क्या है? तो इस अध्ययन विधि के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का निरीक्षण, व्याख्या तथा विश्लेषण करता है। इस विधि को निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। आत्मनिष्ठ विधि या निरीक्षण विधि के निम्नांकित भेद हैं। पहला, अंतर्निरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि। दूसरा, बहिर्निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। तीसरा, प्रयोगात्मक विधि। तो ये आत्मनिष्ठ विधि और आत्मगत विधि क्या है और इसके कितने भेद हैं, इसे हमने देखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्दर्शन पद्धति के गुण बताइए। अंतर्दर्शन पद्धति के गुण निम्नलिखित हैं। अंतर्दर्शन पद्धति का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को समझने में समर्थ हो जाता है। दूसरा, इस विधि का प्रयोग किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इस विधि में किसी प्रयोगशाला, यंत्र एवं सहायक सामग्री की आवश्यकता
नहीं पड़ती। शब्द से ही स्पष्ट है अंतर्दर्शन पद्धति। खुद को समझने की जो पद्धति है यही अंतर्दर्शन पद्धति है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि इस पद्धति का बार बार प्रयोग करने से व्यक्ति की वैचारिक शक्ति का विकास होता है। इस पद्धति द्वारा दूसरों की मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन भली भांति किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। अधिगम या सीखने के साहचर्य सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है? आइए इसे देखते हैं। तो साहचर्य सिद्धांत से अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जो मानव व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। सीखने की क्रिया में कुछ अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों, घटनाओं और वस्तुओं की उपस्थिति के कारण उनसे सीखने की क्रिया का साहचर्य स्थापित हो जाता है और उनके द्वारा सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप मानव या पशु के व्यवहार पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के व्यवहार भी साहचर्य के नियम से नियंत्रित होते हैं। साहचर्य के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने निम्न वर्गों में विभक्त किया है। पहला, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा, पुनर्बलन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। वंशानुक्रम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है मानव जीवन का प्रारंभ एक कोष के रूप में होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। विभिन्न कोषों के योग से शरीर का निर्माण होता है। कोष के दो भाग होते हैं, केंद्र और कोषारस। केंद्र के अंदर रासायनिक तत्वों में वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। केंद्र में स्थित वंश सूत्रों में वाहकाणुओं की एक श्रृंखला होती है। संयुक्त कोष में वंश सूत्रों के केवल 23 जोड़े रह जाते हैं। इनमें आधे पिता और आधे माता के होते हैं, अर्थात 23 माँ के तथा 23 पिता के सूत्र होते हैं। वंश सूत्रों में छिपे वंशानुक्रमीय कारकों को पित्रैक्य कहते हैं। इन्हीं के कारण माता पिता या पूर्वजों के शारीरिक और मानसिक गुण संतानों में पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर प्रत्येक मानव में विभिन्नता और समानता दिखाई देती है। इनकी स्थिति निम्नवत है, इस प्रकार है। लड़का तो 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 प्लस इंडेफिनिट, इस तरीके की सीरीज में बढ़ता चला जाता है। अर्थात किसी भी बालक या बालिका में पूर्वजों के गुण आधे आधे रूप में स्थानांतरित होते हैं। पिता पितामह आदि के गुण इसी अनुपात में आते रहते हैं। आपने स्पीयरमैन के बीजकोष का सिद्धांत जरूर पढ़ा होगा, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हमें बताई गई हैं। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला में इतना ही। फिर एक नई श्रृंखला के साथ वापस फिर मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।